दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। पर इस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में भी होती रहती हैं। अभी अभी नवरात्रि का त्यौहार था जिसमें दुर्गा माँ की पूजा होती है और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें भी ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और महत्व से की जाती है। बांग्लादेश में आज 10% हिंदू हैं और करीब वहाँ 3 से 4 हज़ार तक दुर्गा माता के पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ हिंदू आकर त्यौहार मनाते हैं और अपनी आस्था को सामने ले जाते हैं। इस वर्ष क्या हुआ कि एक पंडाल जो कोमिला के चांदपुर एरिया में था, वहाँ किसी बदमाश ने जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसकी जांघ पर कुरान रख दी और ये बात पूरी तीव्रता से जैसे अफवाहें फैलती हैं फैली और इसका बदला लेने के लिए इसके प्रतिरोध में वहाँ बहुत हिंसा हुई, ज़बरदस्त हिंसा हुई, जिसमें करीब 4 से 6 हिंदू मारे गए और करीब 80 हिंदू घायल हुए। कई मंदिरों पर भी आक्रमण हुए, कई पूजा पंडाल पर भी आक्रमण हुए और ये एक शोक की बात हमारे पड़ोस के देश में हुई। इसी के साथ साथ जहाँ ये हिंसा हुई, 2 चीज़ें और नोट करने की हैं। वो पहली बात ये है कि बांग्लादेश के बहुत सारे मानव अधिकार संगठन, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं, इन मानव अधिकार संगठनों ने मोर्चा निकाला, प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि इस गुनाह में जो भी लोग दोषी हैं उनको पूरी तौर से सज़ा दी जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं आगे न हों, ऐसा उन्होंने सरकार से आग्रह किया। सरकार ने भी अपनी तरफ से वायदा किया। सरकार ने भी शेख हसीना की सरकार ने इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दोषी लोगों को पूरी सज़ा दी जाए और इस प्रकार की घटनाएं वापस न हों। अब बांग्लादेश में ये होना उतना ही चिंता का विषय है जितना कि दक्षिण एशिया के किसी और देश में, क्योंकि दक्षिण एशिया के हमारे देश पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इनमें लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हिंसा होती रही है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ यानी जो 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पे पाकिस्तान बना, उसी पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के लोग ये असंतुष्ट थे क्योंकि पूरी पाकिस्तान की नीतियाँ जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हावी करना चाहते थे, उर्दू को वहाँ की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और बाकी प्रकार में भी पंजाब के मुसलमानों का दबदबा पूरे बांग्लादेश में बहुत था। उसके बाद जब उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की गई तो इस पाकिस्तान में एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ मुक्ति वाहिनी के नाम से, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, और इस आंदोलन को भारत ने पूरी तौर से मदद की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत था, भारतीय फ़ौज ने पूरी मदद की, जिससे ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश ने शुरुआत में धर्मनिरपेक्षता को अपना आधार रखा और इसी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उनका संविधान आगे चलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक खंडकार अहमद जो वहाँ कैबिनेट में थे, उन्होंने और मिलिट्री ने मिलकर एक बगावत की और उस बगावत के बाद बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलने के लिए संविधान में परिवर्तन किए। खैर, उसके बाद फिर से परिवर्तन हुए और धीरे से संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जगह मिल गई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, इस बात को भी उसमें लागू रखा गया। अब इन सिद्धांतों पर चलकर बांग्लादेश पिछले कई दशकों से, क्योंकि आज बांग्लादेश को बने 50 साल हो गए, और पिछले 2-3 दशकों से बांग्लादेश तेज़ी से प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में वो अभी आर्थिक धरातल पर भारत के आगे निकल गया है और इसी के साथ साथ
वहाँ जो बाकी इंडेक्स रहते हैं, स्वास्थ्य का इंडेक्स, स्वास्थ्य की परिस्थिति और लोकतंत्र की परिस्थिति में भी वो काफ़ी आगे जा रहा है। पर फिर भी जो सांप्रदायिक तत्व अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश बनने के पहले भी जहाँ एक तरफ मुक्ति वाहिनी थी जो बांग्लादेश को आज़ाद करना चाहती थी, वहाँ जमाते इस्लामी के लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तान की सेना की मदद से वहाँ का जो कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, स्त्रियों पर रेप्स हुए, उसमें उनकी पूरी मदद की। तो सांप्रदायिक तत्व जो बांग्लादेश में हैं वो भी हैं। और जैसा हमारे यहाँ कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक देश की सांप्रदायिकता पड़ोस के देश की सांप्रदायिकता को मजबूत करती है। जैसे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ बांग्लादेश के हिंदू ये संदेश भेजते हैं कि अगर भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा होगी तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। तो भारत में भी नियंत्रण रखना चाहिए, भारत ने भी पूरी तौर से अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना चाहिए और सांप्रदायिक तत्वों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये दोनों मिली जुली बातें हैं। मुझे याद है बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद एक बड़ी संख्या में बांग्लादेश के सांप्रदायिक तत्व उन्होंने विरोध किया और वो बाबरी मस्जिद तक मार्च भी करना चाहते थे। खैर, ये एक असंभव बात थी, पर बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद बांग्लादेश में भी एक बहुत प्रकार का जो उसमें हलचल मची और सांप्रदायिक तत्वों ने इसको एक बदले की भावना के रूप में सामने रखने की कोशिश की। तो आज अगर हम दक्षिणी एशिया में शांति चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक तत्व हैं पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, इन तत्वों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इन दंगों में ज़्यादातर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और ये दंगों का आधार भी कोई न कोई भावनात्मक मुद्दे को बनाया जाता है। जैसे अभी बांग्लादेश में देखा कि वो कुरान बाद में जो कैमरा रहता है, कैमरे ने बताया कि इस कुरान को रखने वाले जो थे इकबाल हुसैन और उनके दो साथी, उनके राजनीतिक कनेक्शंस अभी पता चलने के हैं, पर इकबाल हुसैन नाम के व्यक्ति ने इस कुरान को हनुमान जी की जांघ पर रखा और फिर जैसे अफवाह उड़ी, उस अफवाह के कारण हिंदुओं पर यह अत्याचार हुआ। मुझे यहाँ एक दूसरी बात भी याद आती है कि जो सांप्रदायिक तत्व हैं जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि हिंसा हो, दंगे हों और उनका प्रभुत्व बढ़ जाए। आपको तमस सीरियल याद होगा, भीष्म साहनी का महान तमस सीरियल। उसमें शुरुआत में ही एक मुस्लिम पॉलिटिशियन जो रहता है वो ओमपुरी नाम के दलित को कुछ पैसे देता है और कहता है कि आप एक सूअर को मार के मस्जिद में डाल दो। तो दलित उससे पूछता है कि आप तो मुझे पैसा दे रहे हैं, पर इसमें आपका क्या फ़ायदा है कि मैं सूअर को मार के मस्जिद में रखूं। तो वो पॉलिटिशियन कहता है, राजनेता कहता है कि तुम इसको ये काम करोगे, मैं आगे इसको फैलाऊंगा, उससे दंगे होंगे और मेरा वर्चस्व, मेरा रुतबा, मेरा पावर पहले से बढ़ जाएगा। ऐसे ही भारत में भी हमने देखा है कि कई जगहों पर मंदिरों में गोमांस रखने वाले, बीफ रखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी कई बार पकड़ा गया है। तो ये तत्व ऐसे हैं जो समाज में हिंसा करवाना चाहते हैं। इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को सामने ले जाकर एक ऐसी परिस्थिति खड़ा करना चाहते हैं जिससे दंगे हों और उन दंगों का फ़ायदा इन लोगों को मिले। यहाँ मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति और वो पार्टी जो सांप्रदायिकता के आधार पर राज करती है उसका आधार सांप्रदायिक दंगे ही होते हैं। सांप्रदायिक दंगों के आधार पे जो अपने पावर को मजबूत करते हैं, और सांप्रदायिक दंगे अपने आप नहीं होते, एक सुनियोजित तरीके से इनको करवाया जाता है ताकि वो सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो। ये भारत के बारे में भी सच है, बांग्लादेश के बारे में भी सच है, पाकिस्तान के बारे में तो ये बात हमको पूरी स्पष्टता से दिखती है। तो आज
पड़ोसी देशों का जीवन एक दूसरे से मिला हुआ होता है, एक दूसरे के सुख दुख में उन्होंने साथ देना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाओं से अगर पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदू मारे जाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध मारे जाते हैं, तो उसका परिणाम भारत पे होगा। और भारत एक बड़ा देश है, यहाँ लगातार होने वाली मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण बांग्लादेश के सांप्रदायिक तत्वों को मजबूती मिलती है। तो हम इस बात से यही सीखना चाहते हैं कि धर्म जो एक हमारे लिए बहुमूल्य मूल्य हैं, वैल्यूएबल डायरेक्शंस हैं, जो हमको मानवता से प्यार करना सिखाते हैं, धर्म का पूरा पालन होना चाहिए। पर साथ ही साथ धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा, ये पूरी तौर से हमें अस्वीकृत करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हम सब अपने धर्म का पालन कर सकें। नास्तिक लोग भी हमारे साथ उतने प्रेम से रह सकते हैं। और ख़ास तौर से बांग्लादेश में तो मुझे याद है कि वहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले जुले हैं। वहाँ मुझे याद है कि जब बांग्लादेश नया बना था तो टेलीविज़न पर जो न्यूज़ रीडर्स रहती थी वो साड़ी पहन कर आती थी, बिंदी लगा कर आती थी। बाद में सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने के बाद उन्होंने इसको ये काम को कम कर दिया। और बांग्लादेश तो वही देश है जिसमें, अगर मेरी याददाश्त बरोबर है, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो बांग्लादेश में का जो राष्ट्रगीत है वो भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, आमार सोनार बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में शांति रहे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, भारत में किसी प्रकार की हिंसा न हो, ये हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए। तो ये संदेश एक तरफ से सांप्रदायिक ताकतों को है कि आप नफ़रत फैलाने का काम बंद करो, आप जो नफ़रत फैलाते हैं उनसे हिंसा यहाँ भी फैलती है और उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगह भी होती है। ये मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल यहाँ की प्रतिक्रिया के कारण बांग्लादेश में हिंसा होती है, उसमें दोनों तत्व हैं। बांग्लादेश में भी सांप्रदायिक तत्व हैं जो इस बहाने से कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, वो वहाँ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। तो दोनों तरफ से बेगुनाह लोगों को मारे जाने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होती है और ये हमारी मानवता पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो हम कोशिश करें कि अपने समाज में इस नफ़रत की राजनीति का पूरा मुकाबला करें। जो गैर समझ अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ यहाँ हैं उसको दूर करें। जो गैर समझ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ है उसके ख़िलाफ़ भी वहाँ के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने काम करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण करना चाहिए कि जहाँ हम तरक्की के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर चलें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने मुख्य तौर से, वहाँ भी दोनों प्रकार के तत्व हैं, धर्मनिरपेक्ष तत्व भी हैं और सांप्रदायिक तत्व भी हैं। ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष तत्वों के कारण वहाँ जो राजनीति चली है उसमें आर्थिक प्रगति ऐसी हुई है कि वो भारत से भी आगे निकल गए हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने जैसे कहा है कि वो इन सांप्रदायिक तत्वों को सज़ा देंगे, उन्होंने इनको सज़ा देनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नफ़रत का माहौल वहाँ के अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ है उसके लिए भी काम करना चाहिए। सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए हर एक देश में एक ही फार्मूला है कि धर्म के जो मूल्य हैं, जो हमें प्रेम सिखाते हैं, उन मूल्यों को मजबूत करना। जो गलत समझ है, गैर समझ है, मिथ्स है, स्टीरियोटाइप्स है, पूर्वाग्रह है, उनका विरोध करना और समाज में सब लोगों को साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया को मजबूत करना। इसी से हमारा देश, हमारे पड़ोसी तरक्की कर सकेंगे और अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।